Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to introduce you to the most famous poet and writer, Sylvia Plath. ये एक नॉवलिस्ट भी थी, पोइट भी थी, काफ़ी अच्छी इन्होंने राइटिंग्स की हैं। और सिल्विया प्लाथ का नाम जो है ना, अगर अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो अमेरिकन लिटरेचर में सिल्विया प्लाथ के बगैर अगर आप अमेरिकन लिटरेचर के तो समझें वो बहुत अधूरा है। इसलिए आज मैं आपको सिल्विया प्लाथ से इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इसमें बहुत कुछ लर्न करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक जो है थीम ऑफ डेथ पे है। मतलब सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में अक्सर वी फाइंड थीम ऑफ डेथ इन हर पोइट्री। सो मैं इसमें आपको आई विल गिव यू सम रेफरेंसेस फ्रॉम द पोएम्स। इसकी पोएम्स में से कुछ रेफरेंसेस दूंगी, उसमें इसकी कुछ पोएम्स भी कवर होंगी और इसका थीम ऑफ डेथ भी कवर होगा। ठीक है, बहुत फेमस है और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है सिल्विया प्लाथ। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। ये अक्टूबर 27, 1932 में पैदा हुई हैं और इनके फादर जो थे ऑटो प्लाथ इनके फादर का नाम था और इनकी मदर जो थी उनका नाम था ऑरेलिया प्लाथ। ठीक है, और इनके फादर जो थे 8 साल की, जब ये 8 साल की थी तब इनके फादर की डेथ हो गई थी और इस चीज़ ने इनको ना बहुत बड़ा सदमा दिया था। इनके माइंड पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर रहा था। इन्होंने पहले क्या किया कि इन्होंने पोइम लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, और इन्होंने इनकी इतनी मोहब्बत थी अपने फ़ादर के साथ, उसी मोहब्बत के तहत इन्होंने अपनी फ़ादर की ग्रेव पे, कब्र पर बैठते हुए इन्होंने पोइम लिखी थी डैडी। ये पोइम इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ठीक है, और ये मोस्टली इनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें हमें थीम ऑफ डेथ नज़र आता है। और ये ऐसी राइटर रही हैं, एक ऐसी पोइट रही हैं जो कि अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी। टेड ह्यू जिनको आप पढ़ते हैं, टेड ह्यू को पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं ना, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पे और जो लाइफ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेचर पे बहुत ज़्यादा लिखता है। तो इनकी एक किस्म की लव मैरिज हुई थी टेड ह्यू के साथ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहती। तो ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो इनकी शादी अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल नहीं रहती मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से। इनके 2 बच्चे भी थे और 20 साल की उम्र में इन्होंने सबसे पहले गोलियां खा कर ना सुसाइड करने की कोशिश की थी और दोबारा इन्होंने कोशिश की 31 साल की उम्र में, डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन इसका बहुत बड़ा काज था। इन्होंने नावल लिखा है द बेल जार नावल। इसमें भी सुसाइड, डेथ और रेप का जिक्र करती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। इसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं। टेड ह्यू के साथ ये इनके प्लाथ्स के फर्स्ट हस्बैंड थे। ब्रिटिश पोइट हैं ये और इनको टेड ह्यू कहते हैं। और ये इनकी शादी सिल्विया प्लाथ से 1956 से लेकर 1963 तक रही है। एनीवे, फिर क्या होता है कि आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता है इनकी मेंटल डिस्टर्बेंस या इनका डिप्रेशन वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये सुसाइड कमिट करती हैं। अगर इनकी डेथ की बात की जाए तो वो 1963 में 11 फरवरी 1963 में हुई है। प्लाथ ने सुसाइड कमिट की थी और उन्होंने क्या किया कि उनके 2 बच्चे थे, एक फ्राइडा और एक निकोलस। दोनों को उन्होंने खाने पीने के लिए दिया और बर्नर नहीं होता जो मतलब जिससे गैस जलाई जाती है, उसको इन्होंने फुल कर दिया और उसमें अपना मुंह देकर ना, मतलब इस तरह से इन्होंने सुसाइड कमिट की थी। इस तरह से इनकी डेथ होती है। ठीक है, तो एक ऐसा करेक्टर, मतलब काफ़ी बार सुसाइड अटेम्प्ट की लेकिन अनसक्सेसफुल रही। फिर एट द एंड उन्होंने सक्सेसफुली सुसाइड जो है, ऐसे सुसाइड कमिट की कि वो सक्सेसफुल रही। और फिर यह है कि क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से फ़रार चाह रही थी, वो अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फेक्शन की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट की। और अब बढ़ते हैं इनके जो थीम्स हैं। थीम्स काफ़ी सारे हैं। थीम ऑफ डेथ ये बेसिकली पेपर्स में आता भी है, सरगोदा वाले, पंजाब वाले, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर्स होते हैं। पॉपिस इन अक्टूबर जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है।
और ये सिल्विया प्लाथ ने लिखी है। डिपिक्ट्स एन इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इसमें ये लाइफ और डेथ का बहुत अच्छा कंट्रास्ट देती है और इसमें थोड़ी सी मायूसी भी है। इसमें टोन क्योंकि इसने ऐसी यूज़ किया ना, लाइक इट टेक्स अ मेलनखली टोन, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दगी वाली हो, बेहद अफसुर्दा टोन कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज एंड this is a poem where the meaning can easily be lost in the description, but at its core, it seems to be about the contrast between life and death. तो बेसिकली इसमें लाइफ और डेथ का कंट्रास्ट ही बयान किया गया है, क्योंकि वो इस लाइफ से इस्केप चाहती थी। उसकी डिससेटिस्फेक्शन इसकी बहुत बड़ी वजह थी। डैडी पोइम इसने लिखी है। डैडी पोइम ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। डैडी इज़ द मोस्ट फेमस पोइम बाय सिल्विया प्लाथ एंड वन ऑफ द बेस्ट नाउन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में इन्होंने डैडी पोइम लिखी है। और अगर इनकी पॉपीज़ इन अक्टूबर की बात की जाए तो ये पोइम इनको बहुत ही ज़्यादा फेम देती है, और एक डैडी पोइम। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारी पोइम्स लिखी हैं। जिस तरह से ये फूल नहीं होता, पोसत का फूल इसको कहते हैं, उसका रेडिश सा कलर होता है। कहती है कि एक फ़ीमेल है एम्बुलेंस में और शी इज़ प्रेग्नेंट और काफ़ी जो मतलब उसको तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ को कंपेयर करती हैं उन रेड पॉपीज़ के साथ। एक बहुत ही अच्छी इमेजरी भी उसने इस पोएम में यूज़ की हुई है। और थीम ऑफ डेथ, रेड तो वैसे भी जो है डेथ का भी सिंबल है, तो क्योंकि रेड कलर जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और कहती है कि कितने खूबसूरत वो इतने प्यारे फूल हैं कि जैसे ही वो फ़ीमेल, क्योंकि वो सफ़रिंग में है, मिज़री में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, लेकिन जैसे ही वो उन फूलों को देखती है तो वो थोड़ा सा ना उससे रिलैक्सेशन मिलती है और उनको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपनी तकलीफ़ जो है वो भूल जाती हैं। और डैडी पोइम जो है इन्होंने अपने वालिद की मोहब्बत में लिखी थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोइम है इनकी, एरियल। एरियल बाय सिल्विया प्लाथ डिस्क्राइब्स द टेरर ऑफ अ वाइल्ड हॉर्स बैक राइड। क्योंकि इसमें एक घोड़े के पीछे बैठ के राइड करती है ना, तो ये इसकी हॉर्स बैक राइड को रिप्रेजेंट करती है एरियल पोइम। तो इसमें क्योंकि उसने मेंटल एंड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि एक राइडर नहीं होता फील करता, ऐसे स्पीकर एंड द स्पीकर गोज दो एज शी फेसिस डेथ। ठीक है, जब जैसे कि कोई राइडर होता है, अगर घोड़े की सवारी अगर आप करें, आपके अंदर जो डेथ का अगर फियर आ जाए, ठीक है, डर आ जाए, तो उस डर की एक मेंटल डिस्टर्बेंस जो है वो उसने बताई हुई है। एंड शी डिस्क्राइब्स दिस पोइम, और काफ़ी इसने अपने इमोशंस इसमें जाहिर किए हैं। द पोइम बिगिंस विद अ calm stasis in which nothing is happening until the horse Ariel throws herself headlong into a charge. तो इसमें जो सफ़र इसने बताया हुआ है, जो एक एरियल का है, मतलब जो एक घोड़े पर बैठा हुआ कोई राइडर है, ठीक है, घोड़ा चला रहा है, उसका जो सफ़र है, तो बेसिकली उसके डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट पीरियड्स हैं, डिफरेंट टाइम्स हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो अपनी सिचुएशन को बयान कर रही है, जैसे कि एक प्रेगनेंसी की जो सिचुएशन होती है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। तो ये बेसिकली उसमें ना, क्योंकि ये जो भी पोइम लिखती है ना, उसमें अपनी पर्सनल लाइफ को ज़रूर ऐड करती है, और इसी वजह से इसकी पर्सनल लाइफ को जो वो ऐड करती है, उसी में फिर हमें इसका थीम ऑफ डेथ मिलता है। तो इसमें आप डिफरेंट इसकी पोइम्स के रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसने लास्ट पोइम लिखी थी जो कि एज के नाम से है। एज पोइम जो थी इनकी लास्ट पोइम थी। इसके अलावा इन्होंने द बी मीटिंग भी लिखी है। बी मीटिंग भी इनकी काफ़ी फेमस पोइम है, और जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला है। तो बी मीटिंग पोइम जो है, द पोइम्स आर सीन एज एन एक्सप्लाइटेशन, ठीक है, बेसिकली वो इसमें एक्सप्लाइटेशन की बात कर रही है। कहती है कि क्योंकि बी है ना, बी में जो मलका मक्खी होती है, ठीक है, तो कहती है कि वो मलका मैं हूँ, और अब जो मेरा हस्बैंड है, मतलब टेड ह्यू है, उनको कोई और अगर पसंद आ गई हैं, मतलब उनके साथ ये अपनी दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो पहले मैं बी हुआ करती थी, पहले मैं वो क्वीन थी, अब जो है मेरी जगह कोई और ले लेगा। तो ये बी मीटिंग में बेसिकली वो ये बात कर रही है। तो इसमें भी हमें थीम ऑफ डेथ मौजूद नज़र आता है।
नेक्स्ट इनकी पोइम है जो कि है द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स। द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स में जो ये बात करती हैं, शी कंपेयर्स दैट बॉक्स, कहती है कि एक बॉक्स है और वो बंद है और वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ताबूत नहीं होता, कॉफिन, जिसे इंग्लिश में आप कॉफिन कहते हैं। तो कहती है बिल्कुल एक ये ताबूत की तरह से है और उसके अंदर जितनी भी बीज हैं दे वांट लिबर्टी, ठीक है, उनको आज़ादी की ज़रूरत है। वो आज़ाद बेसिकली उस टाइम का की जो सोसाइटी थी ना, अमेरिकन सोसाइटी, उसको भी मद्देनज़र रख कर बात कर रही है, क्योंकि उस दौर में क्या था कि जो ब्लैक पीपल थे वो यही चाह रहे थे कि हमें जो है ना हमें हमारे सारे के सारे राइट्स मिलें और ये जो जितने भी लोग हैं हम पर क्रुएल्टी करें, वाइट पीपल की क्रुएल्टी ओवर द ब्लैक पीपल, ठीक है। तो ब्लैक पीपल की जानिब जितनी भी क्रुएल्टी की जा रही है, तो इसमें बेसिकली वो ये बताती है। और लास्ट पोइम थी इनकी एज और मिरर पोइम भी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट देखा जाए तो इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस पोइम है वो डैडी है, और शादी से पहले भी इन्होंने पोइम्स लिखी हैं और शादी के बाद भी इन्होंने पोइम्स लिखी हैं। इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, एक नॉवेलिस्ट भी थी। तो बेसिकली ये जितनी भी मैंने पोइम्स का एक हिडन थीम आपको बता दिया, जो बेसिकली स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो इसमें जो थीम ऑफ डेथ अगर आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो इसमें थीम ऑफ डेथ, ठीक है, इमेजरी को यूज़ करते हुए लिखती हैं। इसकी टोन जो है उसमें हमें उसकी मिसरीज हम आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और डिससेटिस्फेक्शन थी उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी पोइट्री है उसमें थीम ऑफ डेथ हमें मौजूद नज़र आता है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर भी उसने लिखा है, चाहे वो शादी से पहले के हों या शादी के बाद के। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देती है अपनी राइटिंग में। सो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप शेयर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि आपने जो फ़ायदा लिया है वो दूसरों को भी मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, शेयरिंग करना बहुत अच्छा होता है। और आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में मेरा नंबर शो होता है और एंड में भी जो ऐड होता है उसमें। और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें, उससे पता चलता है कि आपका रुझान किस तरफ है, या फिर आपको अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।